नमस्कार बच्चों। हिंदी की कक्षा 7 में मैं भावना रावल आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं वसंत भाग 2 का पाठ 2 दादी माँ, और इसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह जी। तो पाठ को समझाने से पहले मैं लेखक का परिचय दूंगी। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, जिनका जन्म 19 अगस्त 1928 को हुआ और जिनकी मृत्यु 28 सितंबर 2008 को हुई, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे वे। और शिव प्रसाद सिंह एक विद्वान साहित्यकार थे जिनकी बौद्धिकता, तार्किकता और विलक्षण प्रतिभा संपन्नता ने प्रारंभ से ही हिंदी साहित्य को आंदोलित किया था। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने हिंदी की उपन्यास, कहानी, निबंध एवं आलोचना जैसी सभी गद्य विधाओं में उन्होंने रचना की है। और उनकी मुख्य रचनाएं हैं नीला चांद, करुणाशा की का हार, धतूरे का फूल, नन्हों, एक यात्रा सतह के नीचे, राग गुजरी और मुर्दा सराय, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, शैलूष आदि। आइए अब हम शुरू करते हैं पाठ 2 दादी माँ। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि बच्चों, जैसा कि पाठ की शीर्षक से ही हमें समझ में आ रहा है कि दादी माँ पाठ जो है वो लेखक ने अपनी दादी माँ के लिए लिखा है। इस शीर्षक से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये उनकी दादी माँ के विषय में है। और इस पाठ में लेखक का उनकी दादी माँ के साथ बहुत ही प्रगाढ़, बहुत ही अटूट रिश्ता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा संबंध है। और वैसा हम सभी के साथ भी होता है। हमारे जीवन में भी दादा दादी, नाना नानी, इन सबसे हमारा जो एक रिश्ता होता है वो बिल्कुल अलग सा होता है। वो हमें कहानियाँ सुनाते हैं, वो हमें कई तरह की जो चीज़ें हैं जो कि मम्मी पापा से, मान लीजिए हम यदि नहीं ले पा रहे हैं तो हम तुरंत दादी माँ और दादाजी के पास दौड़ कर जाते हैं और उनसे हमारी जिद मनवाते हैं। हम अपनी हर बात कहते हैं। वो हमारे कई बार दोस्त भी होते हैं, कई बार हम उनसे कई सारी चीज़ें भी सीखते हैं। नहीं वो हमें प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, खूब लाड़ करते हैं। तो इसी तरीके का जो संबंध है वो लेखक का उनकी दादी माँ के साथ भी है। उनके जीवन में उनकी दादी माँ का जो महत्व है, जो स्थान है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस पाठ के माध्यम से वे हमें यही बताना चाह रहे हैं, बड़ों का महत्व, परिवार वालों का महत्व, ये सब बताना चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इस पाठ को, पाठ 2 दादी माँ। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें प्रारंभ में ही जो लेखक हैं वो ये दादी माँ के साथ बिताए हुए उनके जीवन की कुछ अविस्मरणीय यादें हैं जिन्हें वो भुला नहीं सकते। और उन यादों को वो याद करते हुए, उनका जिक्र करते हुए, उनको बताते हुए हमारे साथ वो बांट रहे हैं उनकी कुछ अविस्मरणीय यादें, कुछ ऐसी घटनाएं जो उन्होंने जीवन में अपनी दादी माँ के साथ बिताई है। और जैसे ही उन्हें पता जब चलता है कि उनकी दादी माँ जो है वो उनके साथ नहीं है, तो उन्हें बहुत याद आती है। जीवन में जो जो चीज़ें सुख और दुख की, छोटी भी चीज़ें हों, सुख भी बिताया है उनके साथ, दुख भी बिताया है, हर जीवन का हर लम्हा जो है वो बिताया है उनके साथ, बांटा है उनके साथ। तो वो सारी चीज़ें जो है वो उनके जहन में, उनके दिमाग में आने लगती है, याद करते हैं वो उसको कि मेरी दादी माँ ने मुझे, अगर मैं संकट में था, ऐसी परिस्थिति में था, तब किस तरीके से उन्होंने मुझे बचाया, कि मैं बीमार पड़ गया था तब दादी माँ ने मेरी कैसे देखभाल की, कौन कौन सी दवाइयाँ वो दे देती थी, और किस तरीके से वो बड़ी सशक्त और बिल्कुल मजबूत, एक सुदृढ़ और एक मजबूत व्यक्तित्व की तरह परिवार में आकर सभी के सामने खड़ी हो जाती थी और सभी
जो भी विपत्तियां हैं, परिस्थितियां हैं, उन सबसे जो है परिवार को उबारती थी, बचा लेती थी। तो इस तरीके का जो मजबूत और सुदृढ़ व्यक्तित्व जो था वो दादी माँ का था, और एक अमिट छाप जो है दादी माँ के व्यक्तित्व की वो लेखक के जीवन में दिखाई देती है इस पाठ के माध्यम से हमें। तो इस पाठ के माध्यम से वो ये भी बताना चाह रहे हैं, और इसीलिए क्या होता है कि जैसे छोटा मोटा या तो सुख दुख हो या कोई भी ऐसी बीमारी आ रही है या कुछ भी ऐसी चीज हो, तो हम तुरंत अपने घर के लोगों को ही ढूंढते हैं। ऐसा हमारे साथ भी होता है। मान लीजिए हम बीमार हैं, मान लीजिए हमें चोट ही लग गई है, मान लीजिए कुछ भी ऐसा हमारे साथ यदि हो गया है, तो हम तुरंत भागते हैं। छोटे बच्चे को भी घर में आप देखिएगा, छोटे बच्चे तुरंत भागते हैं, दादी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, घर के लोगों को हम ढूंढने लगते हैं। ठीक है, तो लेखक के साथ भी यही होता था कि छोटी सी प्रतिकूलता मतलब विपरीत परिस्थिति, यहाँ पर देखिए अनमना मतलब मन न लगना। ठीक है, प्रतिकूलता, विपरीतता, लेखक के साथ भी यही होता था कि छोटी सी भी यदि कोई दुख है या कोई टेंशन या कोई परेशानी है, तो उन्हें उनकी दादी माँ की का स्मरण होने लगता था, याद आने लगती थी उन्हें। तो पाठ के प्रारंभ में भी यही होता है। देखिए, कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही गर्मी हो, बरसात हो, वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं है, बीसों गर्मी, सर्दी, बरसात, बहुत सारी चीजें देखी है, पर मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः मतलब कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, अनमना सा हो जाता है। अनमना सा होना मतलब मन ही नहीं लगना। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए हम यदि अपने परिवार से बाहर हैं, दूर हैं, तो क्या होता है, कुछ भी ऐसी चीज हो गई हमारे साथ, मान लीजिए हम बीमार ही पड़ गए, मान लीजिए खांसी सर्दी ही हो गई, मान लीजिए ऐसा कुछ भी हो गया, तो क्या होता है, हमें थोड़ी सी बीमारी में ही, खांसी सर्दी में ही हमारे घर के लोग हैं या दादी माँ के नुस्खे हैं या ऐसी चीजें याद आने लगती कि अरे मेरी दादी होती तो फटाफट से काढ़ा बना के मुझे दे देती है ना, तुलसी वाली चाय दे देती, या इस तरीके से हमें हर चीज याद आती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी लेखक को याद आ रहा है कि बहुत सारी वसंत, गर्मी, बारिश, सर्दी सब कुछ हमने देखा है, पर सदा नहीं तो प्रायः मेरा मन जो है अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मतलब भला सोचने वाले। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, पर पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब होता क्या है, थोड़े से में यदि घबरा गए तो हमारे जो मित्र हैं वो हमारे सामने तो ये कहते हैं कि अरे अरे अभी तो दीपावली की छुट्टी आ रही है, अभी तो जो है ठंड की छुट्टियां आ रही है, तो अपने परिवार के पास चला जाना, घबरा मत, अभी परिवार की याद आ रही है तो कोई बात नहीं, अभी घबराना नहीं है, ऐसा अभी तो छुट्टियां आ रही है, उसमें चले जाना और मित्र अपने परिवार वालों से मिल लेना। ऐसा कहकर हमारे जो मित्र होते हैं, शुभ चिंतन मतलब भला सोचने वाले, भला चाहने वाले, जो हमारे आसपास होते हैं, वो हमें ये सलाह देते हैं, है ना। पर होता क्या है, पीठ पीछे मतलब हमारे बाद, हमारे पीठ पीछे क्या होता है, मजाक उड़ाते हैं। वो ये कहते हैं कि अरे देखो ये तो घर में ऐसा घर से ऐसा छोटे बच्चों की तरह ये तो बार बार अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में ही बातें करता रहते हैं, तो बिल्कुल छोटा बच्चे की तरह, जबकि कॉलेज में आ गया, ऐसा करके होता है ना, कई बार होता है, हमारे साथ भी होता है। तो लेखक के साथ भी यही हो रहा था कि मेरे जो मित्र थे, शुभचिंतक थे, वो मेरे सामने तो बोलते थे कि छुट्टियां आ रही हैं, घबराना नहीं है, चले जाना, मिल आना, और मेरे पीठ पीछे जो है मेरा मजाक उड़ाते थे। और मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा, ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है,
पर बरबस, बरबस मतलब अचानक। बरबस अचानक मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ, शीतल, किसी भी धुंधली छाया नाच उठती है। अब वो कहते हैं कि मैं बार बार अपने दिमाग को या अपने आप को इतना ज्यादा परेशान नहीं करूंगा सब सारी वो दादी माँ के बारे में वो सारी बातें सोचकर, है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा बार बार, पर फिर भी एक धुंधली सी जो छाया है, एक शीत, साफ, स्वच्छ, शीतल, बिल्कुल पवित्र, इतनी शीतल जो है धुंधली सी छाया जो है मेरे नजर में या मेरे जहन में या मेरे दिमाग में या एकदम से गुजरती है, एकदम से मुझे वो ही याद आती है, वही छवि याद आती है। अब देखिए वो छवि किसकी होगी। मुझे लगता है जैसे कुंवार के दिन आ गए हैं, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोठा और साई की अधगरी घासें, घेवर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। अब देखिए, अब ये बात आ गई है उनके गांव के बारे में, ठीक है। वो जब आगे सोचते हैं तो मुझे याद आता है कि मुझे कुंवार का महीना मतलब सितंबर अक्टूबर वाला, जिसमें बारिश जो है वो लगभग क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है बारिश। तो होता क्या है, लेखक को वो सारी चीजें जो है वो याद आने लगती हैं। अब लेखक जो है वो ये बोलने लगते हैं कि मुझे वो कुंवार के जो दिन है वो सारे दिन जो है वो याद आ रहे हैं, जिसमें क्या होता है, बारिश है, बारिश लगभग समाप्त हो गई है, तेज धूप जो होती है वो धरती पर पड़ती है, तो क्या होता है, जगह जगह बारिश के कारण जो सड़क है उसमें जो गड्ढे हैं वो भर जाते हैं। और जो ये जितने भी यहाँ पर नाम लिए, ये सब खेत में उपजने वाली घासें, ये घास है जो यहाँ पर नाम लिए हैं, मोथा, साई और ये सब घासों के घास है। तो ये घासों में और पौधों में से भी देखिएगा, जैसे सड़क पर मान लीजिए पौधे हैं जो ऐसे पड़े हुए हैं, टूटे हुए पत्तियां हैं, और जो घास है उनमें से एक अजीब सी गंध आने लगती है, सड़क सी ऐसी गंध सी आती है। और सड़कों पर जो पानी भरा हुआ होता है उस पर बच्चों को खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो वो जो घास है, वो जो पत्तियां हैं, वो जो गिरकर सड़क पर पानी जहाँ भरा है वहां गिर गई है, तो उसमें से सड़क सी या एक गंध सी, अजीब सी गंध आने लगती है, ठीक है। तो वो दृश्य जो है वो अचानक से उनके दिमाग में आने लगता है लेखक के, और वो ये बात याद करते हैं। रास्ते में विचित्र गंध छोड़ रहे हैं, रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। बच्चों को बारिश में भीगना, बारिश में गीला होना बहुत मजा आता है, बहुत मजा करते हैं। आप लोग भी करते होंगे, बारिश में मजा आता होगा, ऐसे ही लेखक को भी आता था। अब उनके जब गांव की बात को याद कर रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि बच्चे जो है वो जलाशय में जहाँ पर पानी भरा हुआ है उसमें छप छप करके ऐसे मजा करते थे, खूब नहाते और खूब गीले होना और बारिश में भीगना, ये सब उन्हें बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। अब देखिए, लेखक जो है वो ये कह रहे हैं कि सब अपने अपने मौसम की, वाकई अपनी अपनी सबकी खासियत है। हर मौसम की अपनी एक खासियत है। हर मौसम में जो है कुछ ना कुछ ऐसी खास बात होती है जो हमें बहुत अच्छी लगने लगती है, ठीक है ना। तो जैसे अब लेखक जो है वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आषाढ़ में यदि हमें आम और जामुन नहीं मिले, कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए सर्दी के दिन है तो हमें सर्दी है तो हमें गर्म जो चीज़ें हैं वो खाना और गर्म चीज़ें पीना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। और यदि गर्मी का मौसम है तो हमें ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम है, ठंडी चीज़ें हमें खाना या पीना बहुत पसंद आता है ना। तो हर मौसम की अपनी चीज़ है, अपनी खासियत है।
ठंड है तो स्वेटर पहनना हमें बहुत अच्छा लगेगा, गर्मी है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो हर चीज़ की अपनी एक खासियत है। तो लेखक वही चीज़ याद कर रहे हैं कि यदि आषाढ़ है तो आम और जामुन, गर्मी है, गर्मी का मौसम यदि आया तो क्या होगा, हमें आम और जामुन बहुत अच्छे लगने लगेंगे। आषाढ़ मतलब बारिश वाला सीजन। तो कहने का तात्पर्य है कि उस टाइम हमें आम है, जामुन है, इनकी चीज़ें, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। पर वो क्या कह रहे हैं कि आम और जामुन न मिले तो भी चिंता नहीं, ठीक है। और उसके बाद अगहन में देखिए, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं। अब उन्हें जैसे ठंड में हम लोग खाते हैं ना, ठंड में तिल है, गुड़ है, ये सब चीज़ें घर में भी कई सारे मिष्ठान जो है वो उसी से बनते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें ये भी नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। और चैत्र के दिनों में लाई के साथ गुड़, चैत्र के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले। अब हर मौसम की लेखक जो है वो हर चीज़ उन्हें याद आ रही है कि किस तरीके से वो हर मौसम में क्या क्या खाते थे, क्या क्या करते थे, है ना। तो अब गुड़ की पट जो है, यहाँ पर चैत्र के मौसम की भी बात याद आ गई। ये सारे हिंदी के महीने हैं, है ना। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, कुआर, कार्तिक, अगहन, पौष, महा, फागुन जो है वो सारे जो है इस पाठ में हिंदी के महीनों का नाम है। तो अब चैत्र की बात उन्हें याद आ गई। उसके बाद अब वो ये कह रहे हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं जो कि हर मौसम में अलग अलग मिलती थी, वो न भी मिले तो भी कोई बात नहीं, अफसोस नहीं। पर कुंवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। अब वो ये कह रहे हैं कि यदि खाना ये सब नहीं मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। पर यदि जलाशय में कूदना, झाग भरे जलाशय से मतलब वही बारिश में कूदना, मस्ती करना, मजा करना जो है बच्चों को बहुत पसंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो कह रहे हैं कि सारे बच्चे जो ये करते थे तो मुझे भी ये करना जो है बहुत ही अच्छा लगता था, बड़ा आनंद महसूस होता था, बड़ा ही आनंद की अनुभूति होती थी, बड़ा मजा आता था ये सब करने में हम लोगों को, ठीक है। तो हाँ, और वो ये करते भी थे, लेखक ये बता रहे हैं वो कि अगर ये कूदना ना मिले तो बड़ा बुरा लगता था, मजा नहीं आता था, मैं भीतर खुड़क रहा था। 2-3 दिन 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती थी, थोड़ा थोड़ा ज्वर मतलब बुखार। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं भी 2-4 दिन ऐसे ही झाग भरे जलाशय में जैसे दूसरे बच्चे खेलते थे, मुझे बड़ा मजा आता था, ऐसे ही मैं भी करता था कि झाग भरे जलाशय में कूदना, मस्ती करना, पानी में भीगना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। और इसमें मैंने मस्ती की और ये मैंने सब किया। तो क्या हुआ, उनको थोड़ा सा ज्वर यानी कि बुखार आ गया। अब वो ये कह रहे हैं कि हल्का हल्का जो ज्वर है, बुखार है, उसमें मुझे अच्छा लगता था, मजा आता था कि हाँ चलो बुखार आ गया। अब वो क्यों आया, क्यों अच्छा लगता था, वो आगे अब वो बताना चाह रहे हैं कि सर में साधारण दर्द मतलब थोड़ा सा दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन। अब देखिए ये सब जो है वो क्यों अच्छा लगता था, उसके पीछे वो एक कारण बता रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी, ज्वर तो चढ़ा था, ज्वर तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात को 12 बजे के बाद। अब देखिए ज्वर जो है मतलब बुखार जो है वो हल्का सा नहीं था, वो चढ़ता गया मतलब बहुत ज्यादा हो गया। अब उसके बाद रजाई पे रजाई ओढ़ती गई, क्योंकि ठंड जो है वो लग रही थी लेखक को। तो वो ये याद करते हैं, वो ये कहते हैं कि मुझे बहुत ठंड लग रही थी, रजाई पे रजाई, और फिर थोड़ा सा उतरा मतलब कम हुआ बुखार तो रात को 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। अब देखिए उनकी जो छवि है लेखक के मन में, दिमाग में,
वो कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी बताए, बिल्कुल सफ़ेद और सफ़ेद किनारे वाली जो है उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी और ऐसे बाल जो है वो बालों से पानी जो है वो टपक रहा था और बिल्कुल उनकी छवि जो है बिल्कुल शीतल सौम्य सी और बिल्कुल साफ स्वच्छ ऐसी छवि उन्होंने अपने दादी माँ की बताई। और आते ही उन्होंने सर पेट छुए, मतलब मान लीजिए घर में भी आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जैसे ज्वर है, बुखार है, सिर दर्द कुछ हो रहा है, तो हमारी दादी है, नानी है या मम्मी है या जो भी है घर के हमारे लोग, तो क्या करते हैं, सिर ऐसे छूते हैं और ऐसे गला पेट ऐसे छू के देखते हैं। छोटे बच्चों को भी हम देखते हैं, तो उसी तरीके से दादी माँ भी उनको सिर और पेट जो है छू कर देख रही थी। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल गई कि नहीं, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं बैठ गया, नहीं चला गया। अच्छा, अब होता क्या था, जैसे ही लेखक को ये सब इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि दादी माँ जो है वो क्या करती थी, बहुत देखभाल करती थी उनकी देखभाल के कारण ही क्या होता था, लेखक को ये जो है बहुत ही अच्छा लगता था। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि मुझे ये सब बहुत ही अच्छा लगता था। और दादी माँ जो है वो सबको बार बार यही प्रश्न करती थी कि ये सब हुआ कि नहीं, बार बार सिर छू के देखती थी और बार बार वो और पूरा समय जो है वो मेरे पास ही बैठी रहती थी। दर्द बढ़ा कि नहीं, कम हुआ कि नहीं, कैसे है दर्द, अब हो रहा है या नहीं, मतलब हालचाल जो है वो जानने का प्रयास वो जब हमेशा करती थी, छू छू कर जो है वो देखती रहती थी मुझे कि ऐसा अब मैं ठीक हूँ या नहीं, मेरी इतनी देखभाल करती थी। इसीलिए वो मुझे आज भी वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत याद आती है और जो है मेरे पास सिरहाने ही हमेशा बैठी रहती थी। ठीक है, इसीलिए वो सब चीज़ें जो है एकदम से उन्हें याद आने लगी। और इतनी सारी जो खाने के लिए भी वो बहुत परेशान होती थी कि अगर बीमार कोई हो गया है तो क्या खाने के लिए भी ढंग से पूरा खाना जो है वो आया कि नहीं, तो कई तरह की चीजें जो है वो पूछती थी बार बार। जैसे उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी मूंग की दाल की खिचड़ी, जैसे आप लोगों के साथ भी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि तबीयत खराब है, कुछ भी है, तो घर की जो चीजें होती है ना वो बनी हुई देते हैं, खिचड़ी देते हैं, है ना, चावल की, मूंग की दाल की। तो दादी माँ उनकी वो यही करती थी। जैसे लेखक की तबीयत खराब हो गई, ज्वर जो है वो बढ़ता गया, फिर रात को कम हुआ, तो दादी माँ जो है रात भर उनकी देखभाल करती रही, उनके सिरहाने बैठी रहती और बार बार उन्हें छू कर चेक करती थी, उन्हें देखती थी कि अब दर्द या बुखार जो है उनका कम पड़ा या नहीं पड़ा, खाने में भी किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें देंगी, सब चीज़ें नहीं देंगी तो वो भी हुआ या नहीं हुआ, ये सब जो है वो बार बार प्रश्न करती थी और पूछती रहती थी कि उन्हें खाने में क्या दिया क्या नहीं दिया। ठीक है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। अब कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं कि बीमार व्यक्ति से एकदम से ऐसे ही मिलके तो नहीं चला गया, है ना, उसका भी बहुत साफ सफाई का, खान पीन का, सबका वो बहुत ध्यान रखती थी। ऐसे प्रश्नों को वो पूछा करती थी। आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान करती थी। मतलब घर में बड़े जो होते हैं उन लोगों की ये आदत होती है, छोटी छोटी सी बातों को भी वो बहुत ध्यान रखते हैं और उनको जो अनुभव होता है, जो उनका पूरी जिंदगी में सीखा हुआ, उन्होंने अपनी जिंदगी से सीखा हुआ जो होता है, वो सारा अनुभव जो है वो हमारे साथ हमेशा बांटना चाहते हैं। फिर अब आगे जो आने वाला प्रसंग है उसमें दादी माँ के साथ देखिए, अब लेखक जो है वो ये कह रहे हैं कि उनको हर तरह की दवाइयाँ, घर के नुस्खे भी पता होते थे, हर तरह की दवाइयों के बारे में भी उन्हें इतना अच्छा ज्ञान था कि कोई भी बीमार हो या कोई भी कुछ भी हो, घर में ही नहीं या लेखक ही नहीं, परिवार वाले ही नहीं, उसके अलावा भी
गांव में कहीं पर भी कोई भी बीमार हो या कोई तकलीफ में हो तो वो तुरंत जाकर खड़ी हो जाती थी, तुरंत पहुंचती थी उनके पास कि और उनका हालचाल जानती थी, दवाई के बारे में बताती थी। तो दादी माँ का एक और जो है व्यक्तित्व का एक और उनका जो एक गुण है वो फिर हमने यहाँ देखा, सामने आया हमारे। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्मों की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उनके पास पहुंचती और वहां भी वही का हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, वही। ऐसा नहीं है कि भाई ये दूसरा है, ये परिवार का है और परिवार का नहीं है तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे क्या करना, क्यों मैं बीमार कोई है तो उसे छूऊं, क्यों मैं ऐसा करूं, ऐसा नहीं। सभी के साथ जो है वैसा ही व्यवहार करती थी, सभी के साथ। तो इस तरीके से उनके व्यक्तित्व का उनका एक और गुण जो है वो हमें पता चलता है कि किस तरीके से वो परिवार के सदस्यों की ही इतनी देखभाल है, उसके अलावा भी गांव में यदि कोई भी बीमार है तो तुरंत पहुंचती थी, तुरंत उनका हालचाल जानने के लिए पहुंच जाती थी। हाँ, अब यहाँ पर उनके गांव के बारे में देखिए, यहाँ पर बताया है। हाँ, दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्मों की दवाइयों के बारे में पता था, दवाओं के नाम भी याद थे। गांव में कोई भी बीमार होता उसके पास वो तुरंत पहुंचती थी और वहां भी वही का हाथ छूना है, माथा छूना है, पेट छूना है। मतलब ये है कि वो तुरंत पहुंचकर, ऐसा नहीं है कि परिवार का सदस्य नहीं तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या मतलब है, गांव में कोई हो गया है तो मुझे क्या करना, ऐसा नहीं है। वो तुरंत जाकर क्या करती थी, उनको दवाई के बारे में भी बताती थी। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसा, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। देखिए ये सब बीमारियों के नाम है। ये बुखार जो ठंड देकर आता है, ठंड के साथ जो है बुखार, सरसा, है ना, ठंड लगती है इसमें, और निमोनिया तक की बीमारियों के बारे में जो है वो बड़े विश्वास के साथ दूसरों को इसका इलाज भी बताती है। ठीक है, उसके बाद महामारी एवं विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप आदि इनके बारे में भी उन्हें काफी ज्ञान था। अब महामारी, विषुचिका मतलब संक्रामक रोग, तेजाब, चेचक, इस तरीके का रोग। उसमें भी वो साफ सफाई का काफी ध्यान रखती थी, धूप का और इस सभी चीजों का जो है उन्हें काफी ज्ञान था, बहुत ध्यान भी रखती थी वो हर चीज का। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती थी। अब देखिए यहाँ पर मिश्री और शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ, चादर या तकिए का जो कवर है वो अगर नहीं बदला जाता तो पागल सी हो जाती थी। मतलब ये हो जाती थी कि उन्हें क्रोध भी काफी आता, उन्हें बहुत गुस्सा भी आता था कि पूरी तरह से साफ सफाई का जो है वो ध्यान क्यों नहीं रखा गया। अब बीमार व्यक्ति है यदि तो हम भी, हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है कि बीमार जो व्यक्ति है उसका खाना भी बिल्कुल अलग होता है ना, उसके पास जो है हर व्यक्ति ऐसे फिर जा नहीं सकता। ठीक है, तो उन दिनों दादी माँ भी जो है क्या करती थी, बहुत ध्यान रखती थी, साफ सफाई स्वच्छता का भी काफी ध्यान रखा जाता था। और लेखक को ये सारी चीजें जो हैं बहुत ज्यादा याद आती हैं। क्यों? क्योंकि दादी माँ जो है अब उनके साथ है नहीं, तो उनको ये सारी चीजें जो है स्मरण में है, उनको ये सब चीजें वो याद कर रहे हैं, वो सब चीजें जो है उनके दिमाग में चल रही हैं कि मेरे साथ अब यह हो रहा है, वो सब। इसीलिए वो शुरू में जब प्रारंभ में हमने देखा उन्हें बीमार होना इसलिए भी बहुत अच्छा लगता था कि दादी जो है उनकी वो इतनी देखभाल करती थी उनकी, इसलिए उन्हें बीमार जब वो हो जाते थे तब वो बड़ा अच्छा लगता था कि दादी माँ रात भर मेरे पास बैठी है, बार बार सिर
और हाथ छूकर पता कर रही है कि अब मेरी तबीयत कैसी है, और फिर खाने में भी, और सबको सिर पे उठा रखा है, सब बार बार मुझसे पूछती थी कि खाने में क्या दिया, और चादर तकिए सब बदले कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थी उनके व्यक्तित्व की, दादी के व्यक्तित्व। अब उसके बाद हाँ, बदले या नहीं, वे जैसे पागल हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है। देखिए, अब वो अपने जो पिछली यादें हैं उसको आज से वो किस तरीके से जोड़कर वो ये बता रहे हैं कि बुखार तो मुझे आज भी आता है। हाँ, पहले बुखार आता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मुझे बड़ा पसंद आता था कि हाँ, मैं थोड़ा बुखार आ गया है तो क्या हुआ, मजा आएगा, अच्छा है बुखार आ गया। पर बुखार तो आज भी आता है मुझे। अब देखिए वो आज के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा होता है उनके साथ, क्यों अब नहीं अच्छा लगता उनको। हाँ, बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबुत जो है वो दे जाते हैं, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी चेक कर लेते, नाड़ी देख जाते हैं, और पुणे मिक्सचर आदि की शीशी की तिताइस के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी ही नहीं चाहता या जी ही नहीं होता। देखिए अब कितनी अच्छी जो बात है वो ये कही है कि बुखार वही वाला है, यही मुझे पहले भी आता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि बुखार आया। हाँ, क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि दादी माँ जो है पूरा समय है मेरे पास आसपास हुआ करती थी, बहुत देखभाल करती थी, मेरे खाने का ध्यान रखती थी, और तकिए और चादर और ये सब बदले हैं कि नहीं ये ध्यान रखती थी, तो मुझे बड़ा मजा आता था। और आज भी बुखार मुझे आता है, आज भी बुखार आता है, नौकर जो है वही ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे पानी नहीं मिल रहा, खाने का नहीं मिल रहा, या मुझे कुछ ऐसा हो नहीं रहा, दवाइयाँ नहीं मिल रही, वो सब मिलता है, आज भी होता है। पर क्या है, दादी माँ आज नहीं है मेरे साथ, वो ये याद कर रहे हैं कि मेरी दादी जो है वो मेरे साथ नहीं है, देखभाल करने के लिए आज मेरे साथ मेरी दादी नहीं है। ठीक है, डॉक्टर जो है वो दवाई देकर चले जाते हैं, सब कुछ बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसे हम चाहते थे। पर आज जो है हमारी दादी, उनके लेखक की जो दादी है वो उनके साथ नहीं है। तो उस चीज का वो जो दादी के जीवन, उनके जीवन का एक जो पक्ष है दादी माँ का, वो याद करते हैं। तो देखिए, पहले हमने एक गुण जो है दादी माँ के चरित्र का वो ये देखा कि वो कितनी ममतामयी थी, कितनी स्नेहमयी थी, कितना देखभाल करती थी, ध्यान रखती थी। अब जो है दादी माँ के जीवन का चरित्र का दूसरा पक्ष हमारे सामने लेखक जो है वो बताएंगे। अभी तक हमने दादी माँ पाठ में देखा कि जो लेखक हैं उनके जीवन में दादी माँ का विशेष स्थान है, और उनसे जुड़ी हुई कई विस्मरणीय यादें जो हैं, उनसे जुड़ी हुई कई सारी बातें जो हैं वो इस पाठ के माध्यम से जो लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जी वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं, बांट रहे हैं। उन्होंने अभी तक हमें ये बताया कि किस तरीके से दादी माँ जो है उनके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण थी, कितना महत्व रखती थी। जैसे वो लेखक को एक घटना जो है वो याद आ जाती है कि किस तरीके से वो बीमार हो जाते थे। उन्हें बचपन में वो बीमार होना भी बड़ा अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि दादी माँ जो है उनका विशेष ध्यान रखती थी, बहुत ख्याल रखती थी। और इस बात का उन्होंने जिक्र, इस बात की चर्चा जो है पिछले जो भी हमने अंश पढ़ा पाठ का, उसमें मैंने विस्तार से आप लोगों को बताया कि दादी माँ का स्वभाव जो था वो बड़ा ही सभी की कद्र करने वाला और सभी की फिक्र करने वाला हुआ करता था। गांव में जो भी बीमार होता था तो दादी माँ तुरंत उनका हालचाल जानने के लिए पहुंच जाया करती थी। वो ये नहीं सोचती थी कि ये मेरा परिवार का सदस्य नहीं है या ये मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, वो तुरंत हमेशा हाजिर होती थी, तुरंत जो है पहुंच जाया करती थी और दवाई भी बताती थी। तो इस तरीके से हमने दादी माँ के जीवन के और लेखक के जीवन के जो भी पहलू हैं, जो लेखक इस पाठ के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, वो हमने अभी पढ़ा। अब जो है दादी माँ के जीवन का और लेखक के जीवन का जो भी एक दूसरा हिस्सा जो बिल्कुल अलग है, वो उसकी चर्चा जो है इस पाठ में के बचे हुए बाकी के अंशों में हम करेंगे।
और इसमें लेखक जो है अपने बड़े भाई की शादी की घटना का वर्णन करने जा रहे हैं। वो अब मैं आपको पढ़कर बताऊंगी। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार प्रयोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ में न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यो सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ नहीं करती थी, ठीक है, कुछ नहीं करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। अब देखिए, यहाँ पर किशन भैया उनके लेखक के बड़े भाई की शादी की चर्चा हो रही है। यहाँ पर वो सारा काम जो है बड़ी फिक्र से अपने हाथों में, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ जो है अपने हाथों में लेती थी। हर काम को बिल्कुल उत्साह के साथ करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर किशन भैया की मतलब उनके बड़े भाई की शादी का वर्णन जो है वो बताया गया है कि दादी माँ जो है किस तरीके से किशन भैया की शादी में भी उन्होंने अपनी भागीदारी जो है, हिस्सेदारी जो है वो निभाई। अब हम आगे का जो भी देखेंगे वो पाठ का जो अंश है वो बिल्कुल चौंका देने वाला और दादी माँ के गुण, जो चरित्र का एक और गुण जो है वो हमें पता चलेगा। देखिए, दोपहर को मैं घर लौटा। अब लेखक जो है वो दादी माँ के चरित्र का दूसरा पहलू, उनकी गुणों का, चारित्रिक विशेषताओं का दूसरा जो पहलू है उससे उजागर करना चाहते हैं। वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल ही अलग है, जिसे हमें पढ़कर, जिसे हमें जानकर बड़ा ही आनंद भी होगा, उत्साह भी होगा और एक अचंभा भी होगा कि देखिए एक इस तरीके का व्यक्तित्व जो है दादी माँ का वो हमारी आंखों के सामने उभर कर आएगा। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। मैं मतलब लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बाहरी निकसार मतलब जाने का मार्ग, बाहर निकलने का, बाहर जाने का। बाहर जाने का मार्ग। अब बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी मतलब गुस्सा हो रही थी, कहासुनी हो रही थी किसी बात पर। अब देखिए आगे पता चलता है कि क्या हो रहा था। पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। दुबकी मतलब सहमी हुई, डरी हुई। कौन खड़ी थी? रामी की चाची, सहमी हुई, डरी हुई। रामी की चाची खड़ी, सोना होगा धन, रुपए में सूद के आज दे दो। तेरी आंख में तो शर्म है ही नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? अब देखिए दादी माँ जो है वो किसी बात पर रामी की चाची जो है, ये यहाँ पर नया किरदार, एक नया जो नाम है आपके सामने यहाँ आया, उस पर बिगड़ रही थी। और लेखक ने ये सब कुछ देखा था, उसका वर्णन भी वो कर रहे हैं कि दादी माँ का जो गुण है, दादी माँ का एक चरित्र का एक अलग सा दृश्य जो है वो सामने आया कि वो रामी की चाची पर गुस्सा हो रही थी। वो ये कह रही थी कि रामी की चाची जो है उन्होंने दादी माँ से पहले कर्ज लिया था, अब उस कर्ज को चुकाया नहीं था और दादी माँ इस बात पर उस पर बिगड़ रही थी। उस बात पर बिगड़ रही थी कि तुमने तो पहले ये कहा था कि ये दे दोगी और फिर वो पैसे जो है वो वापस नहीं लौटाए। इस बात पर दादी माँ जो है बिगड़ रही थी। अब देखिए रामी की चाची जो है वो क्या करती है, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथ से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? निस्तार मतलब विदाई। अब देखिए
रामी की जो चाची है वो दादी माँ के सामने गिड़गिड़ा रही है, हाथ पैर जोड़कर खड़ी है और उनसे मन्नतें कर रही है, उनसे ये कह रही है कि मैं आपका जो भी पैसा है, मैंने जो भी दिया है, मैंने जो आपसे लिया है वो पैसा मैं आपको लौटा दूंगी, पर अभी मैं इसलिए नहीं लौटा पा रही हूँ क्योंकि मेरी बिटिया की शादी है। और यदि आप दया नहीं करेंगी, मतलब आप जो है अभी इस तरीके से मुझसे पैसे मांगेंगी जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप मुझ पर दया नहीं करेंगी तो बेचारी का रिश्ता मतलब विदाई कैसे होगी, मतलब मेरे घर पे शादी कैसे होगी, यदि आप भी अभी पैसे मांगने लगी और वो पैसे उनके पास है नहीं। तो देखिए अब आगे क्या बोलती है वो, हट हट अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। अब दादी माँ ऐसे डांटती हुई बिगड़ तो रही थी वो, और बहुत ही गुस्से में भी थी क्योंकि अभी तक उन्होंने रामी की चाची ने पैसे जो है जो लिए थे, ऋण लिया था, कर्ज लिया था, वो लौटाया नहीं था दादी को, इसलिए वो बहुत ही गुस्सा, बहुत ही नाराज हो रही थी और इसलिए वो डांटते हुए बोली कि हट हट पीछे हट जा, अभी मैं नहा कर आई हूँ। और जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। अब लेखक जो है वो बीच में आ जाते हैं और वो ये क्या कहते हैं कि जाने दो दादी, ये बात जो है इसको यहीं पर खत्म करो, बेचारी गरीब है, अभी दे दे, आप अभी उसे पैसों की जरूरत है, उसे अभी जब उसके घर विवाह अच्छे से हो जाएगा, बेटी की विदाई हो जाएगी, तब वो इस पैसे को लौटा देगी। अब देखिए दादी को गुस्सा तो आ ही रहा था, अब वो क्या बोलती है, चल चल, चला है समझाने। अब बड़े घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनका ऐसे ही होता है, कभी भी वो बिगड़ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, फिर उन्हें किसी की नहीं सुननी होती है, तो वो क्या बोलती, दादी क्या बोलती है कि चल चल, बड़ा आया, मुझे समझाने के लिए आ गया, है ना। इस तरीके से दादी जो है रामी की चाची को भी और लेखक को भी, दोनों को डांटती है। अब देखिए आगे फिर क्या होता है, मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया, कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल गया था। अब देखिए ये जो प्रसंग हुआ, इस प्रसंग की बात जो है लेखक के सामने ही हुई थी, पर अब जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं एकदम से इस बात को भूल चुका था। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया, कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एक दिन एकदम भूल सा गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, वही जो थोड़े दिन पहले लेखक जिनके साथ दादी माँ का जो झगड़ा या अनबन हो रही थी, तब रामी की चाची जो है बोल रही थी कि मैं पैसे चुका दूंगी, वही है। अब ये लेखक को बहुत समय बाद मिली, जब वो प्रसंग जो है लेखक भूल चुके थे। अब देखिए क्या होता है, एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है, क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विवल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। अब देखिए इन पंक्तियों को, जैसे अभी इन लाइन्स को मैंने पढ़ा, पंक्तियों को, इस पद को, इसको पढ़ा मैंने, इस पाठ के अंश को, इसमें दादी माँ का जो एक अलग सा चरित्र है वो हमारा सामने उभर कर सामने आया कि अभी कुछ दिन पहले जो बात थी उसमें दादी जो है झगड़ रही थी, लड़ रही थी पैसे के लिए कि अब हमने जो ऋण दिया था वो बस बहुत दिन हो गए, अब चुका दो। और उसी के बाद क्या हुआ, थोड़े दिन बाद जब वापस से मिलती है रामी की चाची, तो क्या हुआ, उनका नाम है धन्नो, तो वो लेखक को मिलती हैं और रामी की जो चाची है मतलब धन्नो जो है वो दादी को बहुत आशीर्वाद दे रही थी, है ना, कि खूब धन धान्य की वृद्धि हो, खूब स्वस्थ रहे, खूब अच्छे से रहे, खूब जिए, इस तरीके का वो आशीर्वाद दे रही थी। और ये तब कब निकलता है हमारे भी मन से, कब निकलता है, जब हम किसी के लिए, कोई हमारे लिए बिल्कुल मदद करता है, और कब करता है, जब हमें बहुत आवश्यकता होती है। उस दिन यदि कोई हमारे काम आ जाता है तो अनायास अचानक ही हमारे मन से उसके लिए क्या निकलती है, दुआएं निकलती हैं, आशीर्वाद निकलता है। ऐसे ही क्या हो रहा था, धन्नो की चाची के मन से भी दादी माँ के लिए, ठीक है। तो अब जो लेखक है वो तो ये सब
समझ ही नहीं पा रहे थे कि उस दिन तो वो झगड़ा कर रही थी, और क्या हुआ, अपने आप ही वो धन्नो के घर गई और वहां पर वो जितना बकाया पैसा था जो लेने वाली थी वो भी छोड़ दिया, और 10 रुपए का नोट देकर बोली कि तेरी बेटी की शादी है और इसमें ऐसा ना हो कि जग हंसाई हो, दूसरे लोग जो आएंगे बारात लेकर जो भी आएंगे या मेहमान जो भी आएंगे उनके सामने जग हंसाई नहीं होनी चाहिए, तेरी बेटी जैसी मेरी बेटी है, और रुपए पैसों की जो भी जरूरत हो तो उन्होंने 10 रुपए देकर उसकी आर्थिक मदद की। ठीक है, तो यहाँ पर दादी का ये चरित्र का एक और गुण हमें पता चला कि वो बिल्कुल अलग थी, ऊपर से कठोर दिख रही थी पर अंदर से क्या थी, वो बहुत ही सरल और कोमल हृदय थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, उस रोज तो बहुत डांट रही थी, मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया लेकर डांटे भी न तो क्या लाभ। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। अब देखिए, इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया मतलब इस बात पे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उस दिन, लेखक को विश्वास बिल्कुल नहीं हो रहा था कि उस दिन तो दादी माँ जो है झगड़ रही हैं, और आज देखो उन्होंने आगे रहकर भी रामी की चाची की मदद की। अब किशन के विवाह के दिनों की बात है। अब किशन भैया की शादी का प्रसंग जो है, वो घटना जो है वो फिर से उनको याद आई। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं, विवाह की रात को अभिनय भी करती हैं, और यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं, सभी पार्ट औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका, मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। अब यहाँ पर इस पाठ के इस अंश में किशन भैया की शादी की बात हो रही है। इसमें बाराती जो हैं वो तो सारे चले गए हैं। अब लेखक इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि वो बीमार थे, और उनके मामा का बेटा, मामा का भाई, ममेरा भाई जो है वो भी नहीं जा पाया क्योंकि वो बारात जा चुकी थी तब वो घर पर पहुंचा। इसलिए ये दो जो हैं ये नहीं जा पाए। और तब क्या हो रहा था, अब घर में जो भी औरतें थी वो सब क्या करती थी, अभिनय। पूरे विवाह का जो भी दृश्य होता है पुत्रोत्पत्ति तक, मतलब पुत्र जन्म तक, वो सारा अभिनय करके वो बताती हैं। मतलब पुरुष का भी जो रोल होता है, अभिनय होता है, पार्ट होता है, वही महिलाएं करती हैं, और महिलाओं का तो महिलाएं करती हैं। तो वो सारा मजा मस्ती, मतलब शादी वाला जो घर होता है उसमें क्या होगा, गीत होगा, गाना होगा, नाचना होगा, मजा मस्ती सब कुछ होगा। ठीक है, तो हाँ, किशन भैया की शादी में भी यही हो रहा था, दादी माँ के घर। अब देखिए, लेखक और लेखक के मामा का लड़का जो है, बेटा जो है, मेरा भाई जो है वो नहीं जा पाया। मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, बीमार थे, बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं तो भेद खुल जाए, तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। अब क्या हुआ, अब लेखक की तबीयत खराब थी, बीमार थे, और दादी माँ ने जहाँ पर ये सब हो रहा था आयोजन, वहां पर ही लेखक को चादर ओढ़कर सुला दिया। अब जो वहां पर जितनी भी औरतें या महिलाएं थी उन सबको आपत्ति थी कि यहाँ पर सारी महिलाएं हैं और सब हम लोग हंसी मजाक करेंगे, तो ये यहाँ पर जो लेखक ही यहाँ पर क्या करेंगे, इन लड़कों का यहाँ पर होना उचित नहीं है, आप इनको कहीं दूसरी जगह या फिर घर में कहीं और कमरे में सुला दीजिए, ऐसा। पर ये नहीं हुआ। दादी जो है वो बोली कि इनकी तबीयत खराब है, ये बीमार है, तो ये तो चादर ओढ़कर सो जाएगा, ये तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रहे, तो तबीयत खराब है, बीमार बैठी है ना। अब लेखक को चादर ओढ़ के वो सोए थे, पर उन्हें बड़ा मजा आ रहा था, ऐसी हंसी मजाक की बातें सुनकर उनको बड़ा मजा आ रहा था। ठीक है, और उनकी हंसी रुक नहीं पाई, वो एकदम नियंत्रण में नहीं रख पाए अपने आप को। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है,
बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं, हाथापाई शुरू हो गई, दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो। अब दादी जो है वो बिगड़ गई। हुआ क्या, जैसे ही लेखक जो है वो हंसे तो जितनी भी वहां पर महिलाएं जो थी वो सब क्या हो गई, आक्रोश में आ गई, गुस्से में आ गई कि देखो दादी आपने यहाँ पर इनको सुलाया और क्या हुआ, वो सारा जो भेद है, जो भी हंसी मजाक चल रहा था वो उन्हें भी पता चल गया। तो क्या हुआ, सारी महिलाएं जो है वो एकदम से उन्होंने चादर ऐसे खींची, ठीक है, और सारा भेद खुल गया। अब दादी माँ और बिगड़ रही थी कि इस लड़के से क्या बहस में पड़ी हो, ये तो वैसे ही बीमार है, ठीक है। उसके बाद सुबह रास्ते में बेबू की माँ मिली। कौन, वही जिन्होंने कल रात को, सुबह रास्ते में बेबू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते तो अभयदान मिल जाता। अब अभयदान मतलब जीवन दान। और देवू की चाची वही जो कल जब बीमार था, लेखक जब बीमार थे तब दादी माँ ने उन्हें ऐसे चादर ओढ़ के वहां पर सुला दिया था, वहीं पर जहाँ पर सारी महिलाएं जो है अपना अभिनय कर रही थी। तभी तो उन्हें, लेखक को हंसी आ गई थी और वो पकड़े गए थे, सारा भेद भूल गया था। तभी महिलाओं में आक्रोश था, गुस्सा भी आ गया था कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं जो हमारी सारी बातें सुन ली, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बेबू की माँ जो है वो फिर मिली लेखक को, ठीक है, और वो उन्हें इस तरीके से चिढ़ाने लगी। तो लेखक जो है तुरंत दादी माँ के पास आए। तब वो ये कहते हैं कि दादी, कोई भी अपराध हो जाने के बाद यदि हम दादी माँ के पास आ जाते थे तो अभयदान मिल जाता था, मतलब जीवन दान मिल जाता था। हमारे साथ भी यही होता है, घर में मान लीजिए कुछ भी हो जाए, घर में बच्चे हैं, मान लीजिए आप अपने छोटे भाई बहनों को भी देखिएगा, यदि कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो हम तुरंत दादा दादी है, नाना नानी है, मम्मी है, उनके पास दौड़ के चले जाते हैं। हाँ, हमें पता होता है कि यहाँ पर यदि हम आ गए हैं, इनके आश्रय में आ गए हैं तो हम बच जाएंगे, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, ठीक है। तो ऐसा ही लेखक के साथ भी होता था। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादाजी की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की तरक्की मालूम होता था और दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी थी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक दूसरा पक्ष जो है, अभी किशन की शादी की बात जो है वो एक जो घटना है लेखक को वो याद आ रही थी। उसके बाद अब यह जो दूसरी घटना है ये एकदम से दादी और लेखक के जीवन से जुड़ी हुई है और ये लेखक को याद आती है कि दादी माँ का जो व्यक्तित्व है, दादी माँ के जो चारित्रिक विशेषता है, उनका जो गुण है, वो एक बिल्कुल अलग पहलू जो है वो सामने आता है कि किस तरीके से आर्थिक स्थिति जो है वो बिल्कुल खराब होती है परिवार की, तब भी वो एक सशक्त और मजबूत व्यक्तित्व की तरह सुदृढ़ व्यक्तित्व की तरह परिवार के सामने खड़ी होती है और बिल्कुल मजबूती से सामना करती है। देखिए परिस्थितियों का वात्या चक्र मतलब तूफान। परिस्थितियां जीवन में हमेशा एक सी या अनुकूल नहीं होती, ठीक है। परिस्थितियां जीवन में बदलती रहती हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा जो है एक ही जैसा जीवन चलता रहे या सुख ही सुख चलता रहे, ऐसा नहीं। परिस्थितियां जो है वो बदलती रहती हैं। तब लेखक जो है वो ये कहते हैं कि परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, मतलब किस तरीके से, जैसे बवंडर है, जैसे तूफान है, यदि आता है तो पत्ते कैसे इधर से उधर बिखर जाते हैं,
जैसे जैसे हवा चलती है वैसे पत्ते जो है इधर से उधर बिखरते हुए दिखाई देते हैं हमें। तो उसी तरीके से जिंदगी भी होती है, जैसी जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसे वैसे हमारा जीवन जो है उस तरीके से होता जाता है, वैसी परिस्थितियां भी हमारे सामने अलग अलग आती जाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें दादी माँ जो है वो बड़े अच्छे से बखूबी, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से वो जानती थी कि जीवन में परिस्थितियां जो है हमेशा अनुकूल नहीं हो सकती, एक जैसी नहीं हो सकती, और हर परिस्थिति के लिए वो डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार थी। ठीक है, अब दादाजी की मृत्यु के बाद बहुत ही उदास रहती थी और संसार जो है बिल्कुल बेकार सा, मतलब ऐसा लगता था कि जैसे सारहीन हो गया है, धोखा ही हो गया है एक तरीके से, क्योंकि सारी जिम्मेदारी जो है उन पर आ गई थी। ठीक है, तो अब उसके बाद उनकी आर्थिक परिस्थिति के बारे में और ऐसे लोगों के बारे में भी बताया गया है जो मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब सामने प्रत्यक्ष रूप से तो बड़े ही अच्छे और मीठा बोलने वाले दिखाई देते हैं, पर परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या पीठ पीछे जो है वो बुराई करते हैं, बुरा चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों ने परिस्थितियां जो है वो और ज्यादा खराब कर दी थी, डावाडोल हो गई थी, मतलब और ज्यादा जो है खराब कर दी थी। अब दादाजी के श्राद्ध में दादी माँ की मना करने के बावजूद भी पिताजी मतलब लेखक के पिताजी ने क्या किया, अतुल संपत्ति व्यय की, मतलब कर्जा ले लेकर भी श्राद्ध किया। ठीक है, और दादी माँ को पता था, वो मना कर रही थी कि जब हमारी स्थिति ऐसी नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है ये सब करने की, पर पिताजी जो हैं लेखक के वे नहीं माने और उन्होंने कर्जा लेकर भी यह कार्य किया। ठीक है, दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके सामने बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली, दादी माँ, मैंने फिर धीरे से कहा। अब देखिए यहाँ पर लेखक जो है वो बता रहे हैं कि ये सारी जो स्थिति है बड़ी भावुक चल रही थी, बहुत ही कठिन परिस्थिति जो से गुजर रहा था उनका परिवार, आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ही खराब थी। तब दादी माँ जो है एक सशक्त और मजबूत व्यक्तित्व की तरह सामने खड़ी हुई। तब ठंड के दिन थे, माघ का दिन, मतलब कड़ाके की ठंड, जनवरी की जो ठंड होती है उसकी बात हो रही है कि उन ठंड के दिनों में क्या हो रहा था, दादी माँ जो है गीली साड़ी पहने हुए ऐसे बैठी हुई थी, उनकी आंखें यानी कि आंख में आंसू थे, वो बहुत ही भावुक हो रही थी। तब लेखक जो हैं उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि मैंने दादी माँ को इस तरीके से कभी भी नहीं देखा, इस तरीके से भावुक तो उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। इसलिए दादी माँ से वे पूछ रहे थे, वे हाथ जोड़कर एक संदूक के पास में दीपक जलाइए, देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से यहाँ पर बैठी हुई हैं और लेखक जो हैं उनसे पूछते हैं, क्या है, पूछ, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना ही नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। अब देखिए वो किसी न किसी तरीके से ये जो हालात थे उन्हें छुपाने की कोशिश कर रही थी, पर जो लेखक है वो ये सब जान रहे थे, वो ये सब समझ रहे थे, उन्हें समझ में आ रहा था कि कोई ना कोई बात जरूर है, क्योंकि उनको दादी को उन्होंने कभी भी आंखों में आंसू या अश्रु देखा, इतना भावुक होते कभी भी नहीं देखा है, तो वो ये कारण पूछना चाह रहे थे कि ऐसा क्या हुआ है। ठीक है, तो दादी माँ किसी न किसी तरीके से कहती है कि अभी तूने खाना नहीं खाया ना, चल मैं तुझे खाना खिला देती हूँ, खाना लगा देती हूँ, इस तरीके से वो बात को बदलना चाह रही थी। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले ही बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए।
अब यहाँ पर जो परिस्थिति है वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रही हमें कि लेखक के पिताजी जो हैं वो बिल्कुल परेशान हो गए हैं कि अब कर्ज जो है उन्हें कोई भी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से दादी को भी ये जो परिस्थितियां हैं ये पता चल गई और इसलिए वो भी बहुत परेशान हो रही थी। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूं ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाला। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर मतलब संभाल कर, सहेज कर। संभाल कर रखती आई हूं। वह उनके वंश के निशान थे। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब देख लेते हैं बेटा। देखिए, अब यहाँ पर उनके चरित्र का एक अलग पहलू सामने आ रहा है कि उन्हें ये पता था कि स्थितियां जो है जीवन की वो हमेशा एक समान नहीं होती। इसलिए उन्होंने क्या किया, दादाजी के अब वो जो संदूक दिखाई दे रहा है हमें चित्र में, उसमें से एक सोने का कंगन जो है वो निकाला और वो देते हुए बोलती हैं कि तुम फिक्र मत करो, अभी मैं हूँ। ठीक है, इस कंगन को लो और ये जो है दादाजी ने मुझे दिया था। और उन्हें या फिर उन्हें पता था कि हो सकता है स्थिति आगे कभी भी ऐसी हो सकती है। ठीक है, इसलिए उन्होंने संभाल कर सहेज कर उसको रखा। ठीक है, अब बूढ़े जो घर में भी अगर हमारे बड़े जो हैं वो आगा पीछा सब देख लेते हैं, इसका मतलब ये कि वो सब जानते हैं, वो सब समझते हैं उनके अनुभव के कारण। ठीक है, उन्हें ये पता होता है कि कोई भी चीज आगे काम आ सकती है, इसलिए वे सहेज कर या संभाल कर उन चीजों को रखते हैं। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं और आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? अब ये वाला जो अंश है हमने आगे वाले जो पाठ का पहला अंश पढ़ा उससे जोड़कर मैं आपको बताऊंगी कि दादी माँ लेखक को जैसे ही पता चलता है कि उनकी दादी माँ जीवित नहीं है, पाठ के अंतिम अंश को पाठ के प्रारंभ अंश से मैं इसलिए जोड़ना चाहूंगी क्योंकि प्रारंभ में हम लोगों ने देखा कि लेखक जो है वो अपनी दादी माँ को याद करते हुए कई सारे अंश जो है, कई सारे लम्हे जो है वो हमारे साथ बताना चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से। अब अंत में जब लेखक के हाथ में उनके बड़े भाई का चिट्ठी होती, पत्र होता है, तब उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि उनकी दादी माँ जो है अब उनके साथ नहीं रही है। उनके आशीर्वाद की जो छाया है जिसमें पलकर जो है लेखक इतना सुरक्षित महसूस करते थे वो अब नहीं रहा है। और दादी माँ और लेखक को इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है और वो बहुत ही भावुक हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं और उस पत्र को वो ठीक प्रकार से पढ़ भी नहीं पाते। उनकी आंखों में जो आंसू होते हैं इससे उनके जो पत्र के अक्षर हैं वो भी धुंधले पड़ जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो ये सारा जो घटनाक्रम है वो लेखक को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। इस सभी बातों पर लेखक बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा है कि अब दादी माँ नहीं रही। तो बच्चों, आज हमने वसंत भाग 2 का पाठ 2 दादी माँ के बारे में अध्ययन किया। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो और पाठ 2 समझ में आया होगा। धन्यवाद।